हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने या पिछले लेक्चर की बात करें हमने हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में या उस पाठ में पदार्थ के बारे में डिस्कस किया था और पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं को कैसे एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो उनको ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था को गैस अवस्था में परिवर्तन में सहयोग करती हैं। ये तमाम बातें हमने की। हमने उनमें पढ़ा था कि कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और कणों के क्या क्या गुण धर्म होते हैं। साथ में हमने गलनांक के बारे में यानी कि तापमान के विभिन्न रूप या गलनांक क्वथनांक के बारे में पढ़ा और इसके साथ साथ एक वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में भी पढ़ा था कि वाष्पीकरण क्या होता है और वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। आज के लेक्चर में हम इसी पाठ के यानी हमारे आसपास के पदार्थ के पाठ के जो प्रश्न हैं, मुख्य प्रश्न जो हैं, एनसीईआरटी के जो प्रश्न हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ जो प्रश्न लिखा जाएगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा। आप बड़े आराम से ध्यान से सुनकर उनके नोट्स अपनी कॉपी में प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि जब आगे पढ़ना पड़ेगा आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो हम बात कर रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ। इस पाठ के अंदर हमने बात की थी पदार्थ की, फिर उसके बाद अवस्थाओं की बात की कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। साथ में बात की जो कण होते हैं जिनसे पदार्थ बने होते हैं उनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था की पहचान कैसे होती है, कैसे एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है, क्या उसमें तापमान का रोल होता है, दबाव का क्या रोल होता है, सीधे ठोस से गैस अवस्था में भी बदला जा सकता है या फिर गैस से ठोस अवस्था में भी बदला जा सकता है। तो आप जो मुख्य प्रश्न हैं शुरुआत करेंगे। अगर आपने ये गुण ध्यान से सुने हैं, पढ़े हैं, तो उसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न जितने भी आएंगे उनको करने में बड़ी आसानी रहती है। एक प्रश्न आता है कि जो स्विमिंग पूल में गोताखोर होता है, गोताखोर पानी को काट सकता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है। तो किस गुण का पता चलता है कि कोई गोताखोर या जो तैराक होता है वो पानी के अंदर उतरता है और वो अपने बाजुओं से, अपने हाथों से पानी में से गुजार सकता है, पानी में से उस पानी को काट सकता है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल के बारे में आपने पढ़ा है, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा है। तो जैसे जिस अवस्था में आकर्षण जो बल है वो कम होगा, उस अवस्था को या उस अवस्था में से गुजर पाना किसी भी वस्तु के लिए आसान होता है। तो यहाँ बात आ जाती है जो पानी है वो कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने पढ़ा इसमें कि जो कण हैं द्रव अवस्था के उनमें आकर्षण बल भी कम होता है और रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। इसीलिए गोताखोर जो होगा वो पानी को काट सकता है
और इससे पदार्थ का कौन सा गुण पता लगा कि जो पदार्थ है वो कौन है, वो द्रव है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की कि अगरबत्ती किसी कमरे में रखी हुई है, उसकी गंध हमें दूर तक कैसे महसूस हो जाती है। तो इसमें कौन सा गुण आएगा पदार्थ का, अगरबत्ती की गंध किसी व्यक्ति को दूर तक महसूस हो जाती है। इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। तो फिर आ जाता है किस गुण का पता चलेगा कि गंध, अगरबत्ती की गंध है वो दूर बैठे व्यक्ति को महसूस हो जाती है कि कैसी इसमें से स्मेल आ रही है, कैसी गंध आ रही है। इसमें बात करते हैं हम पदार्थ के उस गुण की जिसमें हमने बताया था आपको कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। तो यहाँ अब जो गैस के कण हैं या जो द्रव के कण हैं वो एक जगह से दूसरी जगह विचरण करना शुरू कर देते हैं, विसरण होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ जो अगरबत्ती की गंध है वो क्या करेगी, वायु में मिल जाएगी और उसके जो कण हैं वो फैल जाएंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाएंगे। तो इससे पदार्थ के इसी गुण का पता चलता है कि पदार्थ है तो गैसीय कण, लेकिन इसके कण जो हैं निरंतर गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। तीसरी बात आ जाती है कि बर्तन में हमने गैस रख दी तो वो पूरे बर्तन को कैसे भर लेती है। बर्तन में रखी गैस पूरे बर्तन को किस प्रकार भर देती है या क्यों भर देती है, कौन सा गुण है ऐसा। तो अभी इससे पिछले प्रश्न के अंदर ही हमने आपको बताया कि जो कण हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं। जैसे ही बर्तन के अंदर हम गैस को रखेंगे वो उस पूरे बर्तन में, क्योंकि गैस के कण जो हैं वो दूर दूर होते हैं, उनमें गतिशीलता ज़्यादा होती है, उनके अंदर जो आकर्षण बल है कणों के बीच में वो नगण्य होता है, बिल्कुल कम होता है। इसीलिए जब गैस को बर्तन में रखा जाता है तो वो उस पूरे बर्तन को बड़े आसानी से भर देगी, या ये कहें कि पूरे के पूरे बर्तन में गैस के कण जो हैं वो फैल जाएंगे। तो किसके कारण बोलेंगे, इसमें बोलेंगे कि जो गैस के कणों की निरंतर गतिशीलता के कारण ऐसा होता है। अगला भाग इसी में करेंगे कि हमने गैस को बर्तन के अंदर रखा या किसी बॉक्स के अंदर रखा तो वो दीवार पर दबाव क्यों डालती है। दीवार का मतलब ये हो जाएगा कि बर्तन की जो दीवार है, बर्तन की जो बाहरी सतह है, आंतरिक सतह है, उसके ऊपर दबाव क्यों डालती है। गैस किसी बर्तन की दीवार पर दाब क्यों डालती है, ऐसा क्या होता है, किस गुण के कारण ऐसा होता है। तो लगभग तीनों ही प्रश्नों की एक ही बात आ जाती है कि जो कण हैं वो निरंतर गतिशील हो रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। जैसे ही बीच में ये दीवार आ गई और जो कण जा रहे हैं वो इससे टकराते रहेंगे, कभी इस सतह से कभी उस सतह से। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो गैस के कणों की निरंतर गतिशीलता है, निरंतर जो विचरण करने की क्षमता है, उसके कारण वह गैस, वो गैस के कण बर्तन की दीवार पर दाब डालते हैं।
उसके बाद हम अगले प्रश्न के अंदर करेंगे कि लकड़ी की जो मेज़ होती है वो ठोस क्यों होती है। ऐसा क्यों होता है कि हमें लगता है कि लकड़ी की मेज़ जो बनी हुई है वो ठोस है। लकड़ी की मेज़ ठोस क्यों होती है। अब हमें बाहर से देख के ही बताना है कि ये ठोस क्यों होती है। हम इसको द्रव क्यों नहीं कहते, इसको गैस क्यों नहीं कहते, कौन से गुण हमने पढ़े हुए हैं पदार्थ के जिसमें हम कहते हैं कि ये गुण होने की वजह से ही इस मेज़ को, लकड़ी की मेज़ को हम ठोस कह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि मेज़ की जो आकृति है, जो आकार है और जो उसका वज़न है, आयतन है, वो निश्चित होता है। वो जैसी कमरे में रखी हुई है वैसी ही रहेगी, चाहे आप उसको कमरे में रखें, चाहे आप उसको बाहर लेकर जाएं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि लकड़ी की मेज़ का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होने के कारण ही लकड़ी की मेज़ ठोस होती है। उसके बाद बात करेंगे वाष्पीकरण से संबंधित भी प्रश्न साथ में आ जाएंगे। इसी में ही हम कह सकते हैं कि हवा के अंदर हम अपना हाथ आसानी से चला सकते हैं, लेकिन अगर लकड़ी की बात करें या लोहे की बात करें उसमें से अपना हाथ नहीं चला सकते। ऐसा क्यों होता है? तो वो भी वैसे पहले प्रश्नों में आ गई है ये बात, लेकिन फिर भी एक बात लिखी जाती है, कोई पूछ ही ले या अपने आप पता भी होना चाहिए उसका कि ऐसा कौन सा गुण है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हवा में तो हम हाथ चला रहे हैं लेकिन हम लोहे में या लकड़ी में से हाथ नहीं चला सकते। वायु में से कोई भी व्यक्ति अपना हाथ चला सकता है, परंतु लोहे या लकड़ी में से नहीं। क्यों? गोताखोर वाला प्रश्न आपने अभी किया कि गोताखोर पानी को काट सकता है, तो पानी के अंदर ऐसा कौन सा गुण होता है जिसकी वजह से आप कहते हो कि गोताखोर पानी में से अपना हाथ चला सकता है। ऐसी वही बात यहाँ आ जाएगी कि वायु में से कोई भी व्यक्ति अपना हाथ चला सकता है। अब कौन सा गुण है जो यह प्रदर्शित करेगा कि वायु के अंदर ऐसा क्या होता है कि उसमें से आराम से हाथ चलाया जा सकता है, और लोहे या लकड़ी के अंदर ऐसा कौन सा गुण होता है कि उसमें से हाथ नहीं चलाया जा सकता। तो आपने पढ़ा है कि जो वायु है वो गैस अवस्था को दर्शाती है और उसमें कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो नगण्य होता है, रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें से हाथ चलाया जा सकता है। लेकिन लोहा या लकड़ी ये ठोस अवस्था होती है, इसमें जो कण हैं वो पास पास होते हैं, उनमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है या नगण्य होता है, इसीलिए इनमें से हाथ को नहीं चलाया जा सकता। अब आ जाते हैं वाष्पीकरण के ऊपर। हमने वाष्पीकरण के बारे में कल पढ़ा था कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्प बन जाते हैं, जैसे कोई पदार्थ है वो तापमान उसमें वृद्धि की जाती है तो वो ऊष्मा को अवशोषित करता है और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसमें प्रश्न करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि जो घरों में घड़े में पानी रखा होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, बजाय इसके कि उसी पानी को हम बाल्टी के अंदर रखें। तो घड़े में ऐसा क्या होता है कि उसमें शीतलता आ जाती है पानी के अंदर। घड़े में रखा पानी
ठंडा क्यों हो जाता है? क्या कारण है? वाष्पीकरण वाला प्रश्न हमने पढ़ा है कि वाष्पीकरण क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जो होगा वो बाहर से ऊष्मा लेगा, अपने आसपास से ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करेगा और उसमें फिर उस पदार्थ की दूसरी अवस्था यानी कि द्रव से वाष्प बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसी में भी यही बात आएगी कि जैसे ही घड़े में पानी रखा होता है, घड़े के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में जल की जो बूंदें हैं, इस पानी की जो बूंदें हैं वो भर जाती हैं। जैसे ही उस छिद्रों में रखा पहुंचा हुआ पानी वायु के बाहर संपर्क में आता है, वो वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि वाष्प बनने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये जो पानी है छिद्रों में जो पहुंच जाता है वो अंदर रखे पानी से ऊष्मा को अवशोषित करता है। जैसे ही ऊष्मा को अवशोषित करके भाप में परिवर्तित होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा, जो अंदर का तापमान है वो कम हो जाएगा और उससे जो घड़े के अंदर जो पानी रखा है वो ठंडा हो जाएगा। तो सिंपल सी परिभाषा में, सिंपल सी बात में हम क्या लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में पानी भर जाता है और वह पानी अंदर जो पानी होता है उससे ऊष्मा को अवशोषित कर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह अंदर के पानी का जो तापमान है वो कम हो जाता है, जिससे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे वाष्पीकरण की। हम बात कर रहे हैं तो वाष्पीकरण का पहला यही बात आ जाएगी कि जब भी वाष्प बनेंगे ऊष्मा का अवशोषण होगा, उससे शीतलता आएगी। यही मुख्य बात रहेगी कि जैसे ही कोई भी द्रव गैस में, वाष्प में परिवर्तित होता है, ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद वो शीतलता प्रदान करता है, यानी कि ठंड प्रदान करेगा। तो इसी से संबंधित एक और प्रश्न दिया हुआ है इसके अंदर कि गर्मियों के अंदर आप देखते हो कूलर चलाया जाता है, तो गर्मियों में कूलर की जो हवा है वो ठंडक क्यों प्रदान करती है? क्यों ठंड ऐसा लगता है कि वो जो हवा चल रही है वो बिल्कुल ठंडी है? उसमें आप देखते हो कि हम कूलर के अंदर पानी डालते हैं, वह पानी जो साइडों में कूलर की सतह लगी होती है, जो गद्दा लगा होता है, मोटर के ज़रिए उसके ऊपर जाता है और वहाँ से जो ऊष्मा को, आसपास की ऊष्मा को अवशोषित करके वहाँ से वाष्प बन जाता है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण के कारण क्या आ जाती है? शीतलता, और हमें कूलर की जो हवा है वो ठंडी महसूस होती है। गर्म और शुष्क दिनों में कूलर की हवा ठंडी क्यों लगती है? तो ये हमने आपको बताया है कि वो जो पानी होता है उसके अंदर जो बाहरी सतह के जो गद्दे लगे हुए हैं उनके ऊपर आता है, वो ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्प में परिवर्तित होता है, जिससे जो तापमान है वो कम हो जाएगा वहाँ का, और वो जो हवा है हमें वो ठंडी महसूस होगी। इसी से संबंधित आ जाता है, वाष्पीकरण से संबंधित ही एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमें गर्मियों में किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और क्यों पहनने चाहिए? कि हमें गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र क्यों पहनने चाहिए, गहरे रंग के वस्त्र क्यों नहीं पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें हल्के या सफ़ेद रंग के वस्त्र क्यों पहनने चाहिए? तो ऐसा क्या होता है सफ़ेद रंग के वस्त्र में या फिर हल्के रंग के वस्त्रों में, जिसकी वजह से गर्मियों में हमें ऐसे ही वस्त्र डालने चाहिए? अब जो हल्का रंग होता है या सफ़ेद रंग होता है, ये
जो ऊष्मा होती है उसको परावर्तित कर देता है, बहुत ही कम मात्रा में अवशोषित करता है। अगर गहरे रंग की बात करें तो धूप उसके ऊपर पड़ती है तो जितने भी गहरे रंग होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक माने जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहले ही गर्मी ज़्यादा है तो ऊष्मा ऐसे वस्त्र डालने चाहिए जो ऊष्मा को परावर्तित करें, ना कि अवशोषित करें। तो हल्का रंग जो होता है या सफ़ेद रंग जो होता है वो ऊष्मा को परावर्तित करता है, इसलिए गर्मियों के अंदर हमें हल्के या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र डालने चाहिए। एक प्रश्न पूछा जाता है इसी के अंदर कि हम गर्मियों में देखते हैं गिलास के अंदर बर्फ़ डाल देते हैं। हमने अंदर बर्फ़ डाली है लेकिन गिलास की जो बाहरी सतह है उस बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि वो पूरा का पूरा गिलास पानी के अंदर भीगा हुआ है। तो जब बर्फ़ अंदर डाली है तो वो पानी जो बाहर आया है वो कैसे आया? तो इसका भी गिलास में बर्फ़ डालने पर बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों आ जाती हैं? तो ऐसा क्या होता है कि बर्फ़ गिलास के अंदर डाली और पानी की बूंदें बाहर आ गई। अब आप सभी जानते हैं, हमने वाष्पीकरण में पढ़ा है कि आर्द्रता के बारे में, हमने नमी के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होती है कि वायु के अंदर जलवाष्प होते हैं। अब वो जलवाष्प हैं वाष्प के रूप में उपस्थित होते हैं। तो जैसे ही हम गिलास लेंगे और गिलास के अंदर बर्फ़ डालेंगे, वो जो जलवाष्प हैं बाहरली तरफ वो इस ठंडी सतह के संपर्क में आने पर उन जलवाष्प का तापमान कम हो जाता है। हमने पढ़ा है कि द्रव का तापमान बढ़ाने पर वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन गैस का अगर तापमान कम कर दिया जाए, शीतलता प्रदान कर दी जाए, तो वही गैस किस में बदल जाती है? द्रव में बदल जाती है। तो इस प्रश्न में यही बात आ जाती है कि जो गिलास में बर्फ़ डालने पर बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों आ जाती हैं? ऐसा इसलिए होता है कि जो वायु में जलवाष्प उपस्थित होते हैं वो ठंडी सतह के संपर्क में आने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए हमें जो गिलास की बाहरी सतह पर है वो पानी की जल की बूंदें प्रतीत होती हैं। उसके बाद इसी में आ जाएगा, हमने तापमान के बारे में पढ़ा है इसमें, और पढ़ाते समय ही हमने आपको बताया था कि बर्फ़ की बात की थी कि बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या जो पानी का क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने बात की थी बर्फ़ की और साथ में गलनांक की। 0 डिग्री सेल्सियस बोला था और साथ में जो पानी का क्वथनांक बोला गया था वो कहा था आपको 100 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ हमने आपको बताया था कि अगर इसको केल्विन में बदलना पड़ जाए तो ये कितने केल्विन के बराबर होता है। उसका मान बताया था कि 273 केल्विन के बराबर होता है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है तापमान मापने का, अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे संसार के अंदर मान्य है वो केल्विन होता है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होगा। ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक है, तो इसका मतलब अगर इसको केल्विन में बदलना है तो कितने जोड़ देंगे, उसमें 273 जोड़ देंगे तो कुल हो जाएगा 373 केल्विन। तो यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है कि आपको कहा जाए कि 373 केल्विन या 573 केल्विन को सेल्सियस में परिवर्तित करो, अब देखो यहाँ हमने सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित किया है। इसका मतलब अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना पड़ जाए तो हमने कितने जोड़ने हैं,
273। लेकिन अगर हमारे पास केल्विन में ही दिया गया हो और कहा जाए कि उसको आप सेल्सियस में बदलो, तब यहाँ तो हमने जोड़े हैं, यहाँ हम क्या कर देंगे, इसमें से ये जो 273 है ये माइनस कर देंगे, इनको घटा देंगे। 373 केल्विन बराबर 373 माइनस 273, तो कितने आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ऐसे ही अगर 573 केल्विन की बात करें तो 573 माइनस 273 यानी 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस तरह हम सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं और केल्विन को सेल्सियस में बदल सकते हैं। एक बात और पूछ ली जाती है, कई बार डिस्कशन होता है कि हम देखते हैं घरों के अंदर भी कि हमने बर्तन गैस पे रखा हुआ है, उसमें सब्जी बन रही है, चावल बन रहे हैं या पानी ही गर्म हो रहा है और उस बर्तन के ढक्कन को हम साइड में करते हैं तो उसमें से भाप निकलती है। लेकिन वो भाप अगर हाथ पे लग जाए तो वो ज़्यादा जलन करती है गर्म पानी की अपेक्षा, या रोटी फूल जाती है, उसमें से जैसे भाप निकलती है और वो हमारे हाथ पे लग जाए तो उसकी जलन बहुत ज़्यादा होती है गर्म पानी की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है? हमने संगलन की गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ा और इसी में वाष्पीकरण की, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बारे में भी पढ़ा। तो बात होती है कि छुपी हुई ऊष्मा उसके अंदर होती है। जब बर्फ़ पानी में बदलती है तो जो आप देखते हो कि पानी में तो बदलती है, लेकिन पानी का जो तापमान है वो ऐसा नहीं है कि ये गर्म हो जाए बहुत ज़्यादा, ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन इसकी जो ऊर्जा है वो बर्फ़ से ज़्यादा होती है। ऐसे ही अगर बात करें पानी को वाष्प में बदलने की, जो भाप बन जाती है उसकी भी ऊष्मा का जो मान है वो ज़्यादा होता है, उसमें भी ऊष्मा, छुपी ऊष्मा उपस्थित रहती है। इसीलिए जब वाष्प जो है, भाप जो है हमारे शरीर को छूती है तो वो हमें असहनीय महसूस होती है, ज़्यादा जलन महसूस होती है। क्या कारण है कि भाप गर्म पानी की अपेक्षा अधिक जलन उत्पन्न करती है? तो वो हमने बताया है कि भाप के अंदर गर्म पानी की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा गुप्त अवस्था में या छुपी हुई होती है, जिसके कारण ऊष्मा अधिक होने के कारण, इसका तापमान अधिक होने के कारण भाप गर्म पानी की अपेक्षा अधिक जलन उत्पन्न करेगी। तो हमने आज के लेक्चर में जितना पीछे पढ़ा था पाठ के अंदर, चाहे वो पदार्थ था, उसकी अवस्थाएं थी या उन अवस्थाओं में परिवर्तन था या वाष्पीकरण था या तापमान की बातें थी, वो सारी की सारी डिस्कस की। और साथ में जितना जो मुख्य प्रश्न इस पाठ से संबंधित थे, जितने एनसीईआरटी के प्रश्न थे, वो भी लगभग डिस्कस किए। तो ये आप लोग बड़े आराम से इस वीडियो के माध्यम से ही इन प्रश्नों को देखकर ही उनके आंसर या उनके उत्तर जो है, अपने नोट्स जो है वो आराम से बना सकते हैं।